नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। दिल्ली हिंसा के बाद किसानों में मायूसी देखने को मिल रही थी और वे अपने अपने घरों की तरफ वापसी करने लगे थे। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद किसानों ने दोबारा दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है। आज हरियाणा के अंबाला के गांवों से किसानों ने दिल्ली की तरफ जाना शुरू कर दिया। ब्लॉक 1 से अपनी गाड़ियों के माध्यम से किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक वे अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। हाँ बिल्कुल जी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जो इन्होंने पिछले 2-3 दिनों में जो अपनी साजिश जो इन्होंने पहले रची हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से किसानों ने इन्होंने सोचा था कि किसान अब तो आंदोलन टूट गया, किसान अपने घर चले गए, लेकिन इनकी वो सोच गलत थी। लोग सिर्फ ऐसा था कोई 4 दिन से कोई 6 दिन से 8 दिन से अपने घर नहीं आया था। जितने 26 जनवरी मनाने गए थे वो वापस आए हैं। बाकी जो पहले जितना भी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख बंदा वहाँ सिंगू बॉर्डर पे बैठा है वो ज्यों की त्यों बैठा है। और अब लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है जैसे आप वहाँ पर इन्होंने टिकैत जी के साथ किया, उसको देखते हुए अब लोग सभी लोग अपने घरों से, हरियाणा, पंजाब, यूपी, कोई भी स्टेट हो चाहे, सारे लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। और इस दमनकारी सरकार की नीतियों के खिलाफ हम जब तक अब वापस नहीं आएंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, अब घर आने वाला भी काम खत्म है। अब तो डट के बैठेंगे, वहीं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम घर से जा रहे हैं। सर, ये जो सरकार ने अपनी दमनकारी नीति चलाई थी उसको कुचलने के लिए दोबारा अब जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब लड़ाई आर पार की है। अब वहीं डट के बैठेंगे दिल्ली और इस जुमलेबाज सरकार को, झूठी सरकार को आईना दिखा के वापस लौटेंगे। कानून वापस करवाने की दोबारा से कोशिश होगी। तीनों कानून वापस और एमएसपी गारंटी कानून जब तक नहीं बनता तब तक आप घर नहीं। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अंकुर कपूर अंबाला से इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। हरियाणा के अंबाला के गांवों से अब किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की तरफ जाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, जैसा कि गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंगू बॉर्डर हो, इन दोनों ही बॉर्डरों पर जो रात को हुई हलचल ने अब प्रशासन और सरकार की सोच के विपरीत अपना असर दिखाया है। अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को हुई लाल किले की घटना के बाद अब बैकफुट पड़ा है किसान आंदोलनों को। रात गाजीपुर की हलचल और राकेश के आंसुओं ने इसको फिर तेज कर दिया है, जिसका असर अब हरियाणा और पंजाब में भी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जो दिल्ली में हुई हलचल का असर अब हरियाणा पंजाब में भी ऐसा हुआ है कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर की सीमा पर बीते कई महीनों से जो आंदोलन चल रहा था, अब अंबाला के किसानों ने इसका बड़ा रूप देने की तैयारी कर ली है। हम बात करें शंभू बॉर्डर की, तो शंभू बॉर्डर को अब किसान नेताओं ने सिंधु बॉर्डर बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते अब शंभू बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा किसानों में जो पहुंचने की अपील की जा रही है। वहीं देर रात की जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर के जो सामने दिखाई दी, उन्हें देखकर स्थानीय जो प्रशासन है अंबाला का, उसकी भी नींद उड़ना लाजमी है, क्योंकि देर रात किसानों के समर्थन में शंभू बॉर्डर पर गाड़ियों का जमावड़ा नजर आ रहा है। वहीं अब किसान नेताओं से हमारी जो बातचीत हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि आंदोलन कमजोर नहीं और ज्यादा तेज होगा। अगर हम किसान नेताओं की बात माने तो सिंगू के लिए उन्होंने आंदोलन की चिंगारी जो शंभू बॉर्डर से उठी थी, अब शंभू बॉर्डर पर भी ऐतिहासिक स्थल बनाने वाली है। वहीं जब हमारी किसान नेताओं से बात हुई, उन्होंने भी यही संदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सिंधु बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हो जाएं। अंकुर, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या प्रशासन इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रहा है? लगातार ये कोशिशें की जा रही थी सरकार की तरफ से भी कि हर हाल में इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन लग रहा है कि आंदोलन एक बार फिर से बड़ा रूप ले लेगा। अंकुर जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि एक बार फिर पंजाब के किसानों ने जो दिल्ली की तरफ रुख कर लिया है, जो आंदोलन कमजोर होता नजर आ रहा था, उसे बल देने के लिए पंजाब ने एक बार फिर किसानों को, जो किसान है उनको बसों, निजी गाड़ियों में भरकर दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया है। यहाँ अगर हम प्रशासन की बात लौट रहे हैं आपके पास, इस समय अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किसान नेता योगेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको कह रहा था कि 4 दिशाओं से किसान पे पिछले 72 घंटे में इनमें हमला किया। हमारे साथी भी बीच बीच में थोड़े से मायूस हो गए। हो जाता है कई बार, साथी मायूस भी हो जाते हैं हमारे। लेकिन एक बात बताता हूं, कल आपने जिस तरह का संघर्ष किया है,
उससे पूरे देश के किसान में हिम्मत दोबारा आ गई है। सारे किसान उठ उठ के चलने शुरू हो गए हैं। और मेरे भाई राकेश टिकैत जी, भाई पीछे बैठे हैं, राकेश टिकैत जी, आपके 4 बूंद आंसू ने, मेरे भाई राकेश टिकैत के 4 बूंद आंसू ने किसान के ऊपर जो कलंक लगा था उसको 4 बूंद से धो दिया है आपने, खत्म कर दिया है। अब किसान बैकफुट पर नहीं है, अब किसान पीछे नहीं है। हमने खुद बोला है। आप मेरे को बताओ देश का कौन सा आंदोलन है जो ये काम करता है। हमने कहा कि लाल किले में जो हुआ, जो दिल्ली की सड़क पे हुआ, हमने नहीं करवाया, किसान आंदोलन ने नहीं करवाया। 14 जनवरी को यानी कि आज से 2 हफ्ता पहले कोई संगठन था जिसने कहा था कि जाके इंडिया गेट पे खालिस्तानी झंडा लगाओ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ये लोग किसानों के दुश्मन हैं, इनके साथ हमें नहीं रहना है। हमने नहीं करवाया, लेकिन फिर भी हमने कहा कि इसकी नैतिक जिम्मेवारी हम स्वीकार करते हैं। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, कौन सा आंदोलन इस देश का है जिसने जो ना किया उसकी भी जिम्मेवारी कबूल करता है। सिर्फ किसान आंदोलन ने एक बड़ा दिल दिखाया और कहा कि हमने जो नहीं किया, लेकिन दरी हमने बिछाई थी, उसके ऊपर अगर तांडव हुआ तो दरी बिछाने के नाते हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। और हमने कहा कि 30 जनवरी को शहादत दिवस है, 30 जनवरी को हम एक उपवास रखेंगे, संकल्प लेंगे, हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। तो देश का कोई आंदोलन नहीं है, किसानों को छोड़ के कोई आंदोलन नहीं होगा जिसमें कोई नेता लोग कहें कि जो मैंने ना किया उसकी भी जिम्मेवारी मैं कबूल करता हूं, लेकिन इस किसान आंदोलन ने ये किया है। इस सब के बावजूद सरकार सोच रही है कि तोड़ लेगी हमारे को, तोड़ने में सफल नहीं होगी मेरे भाई। तो आखिर में मैं आप सबसे बस 1-2 अपील करना चाहता हूं। इस मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही हो, देश के हर किसान के घर में पहुंच रही होगी, उसको मैं अपील करना चाहता हूं। पिछले 2 महीने देश के सब किसान आए, देखने भी आए, समर्थन करने भी आए, लंगर खाने भी आए, थोड़ा बच्चों को घुमाने के लिए भी ले आए थे। लेकिन आज आपकी जरूरत है। देश के किसान के जिस जिस घर में मेरी आवाज जा रही है, मेरे किसान भाइयों बहनों, आज अपनी फैमिली के एक मेंबर को यहां भेजो। आज आंदोलन को जरूरत है। जिस तरह से पिछले 24 घंटे में आपने भेज के योगी और मोदी सरकार के मंसूबे को नाकाम किया है, उस तरह से हर मोर्चे पे भेजो। ये आपने मेरठ, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आपने तो सबने सोच लिया है, आपकी तो ड्यूटी इस मोर्चे पे बनती है। लेकिन जो करनाल में है, पानीपत में है, सोनीपत में है, जो और नजदीक वाले हैं, उनको मैं कहूंगा आप इधर मत आओ, आप सिंगू बॉर्डर पे पहुंचो। क्योंकि अब ये सरकार अपनी नीचता पे उतर आई है। अब ये हिंदू सिख का खेल कराने वाली है। ये हिंदू सिख का खेल कराना चाहते हैं, इसलिए करनाल, पानीपत, सोनीपत और उससे जुड़े हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथियों को मैं कहूंगा आप गाजीपुर मत आओ, आप सिंगू बॉर्डर पहुंचो, वहां खड़े हो किसानों के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप वहां पहुंचो ताकि इस मामले को पंजाब, हरियाणा का मामला ना बनाया जा सके, ताकि इसको हिंदू और सिख का मामला ना बनाया जा सके। जहां एक सिख भाई खड़ा हो, उसके साथ 2 गैर सिख भी खड़े हो, ये कहने के लिए कि ये देश के किसान की लड़ाई, ये किसी धर्म की लड़ाई नहीं है। हमारे टीकरी बॉर्डर पे हरियाणा के बहुत साथी पहले से बैठे हैं, वहां हरियाणा भी है, पंजाब भी है। शाहजहांपुर मोर्चा जहां मेरी ड्यूटी लगी हुई है, वहां पे भी मैं कहूंगा भाई
ये भिवानी के लोग, नारनौल के लोग, रेवाड़ी के लोग, गुड़गांव के लोग और उसके आसपास पूरे राजस्थान के साथी, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, आप सब लोग शाहजहांपुर पहुंचो। अगले 3 दिन के अंदर पिछले 72 घंटे में जो षड्यंत्र हुआ है उसको तोड़ने के लिए अगले 72 घंटे में अब हमें सब कुछ ठीक करना है। धार मुड़ गई है, अब बस स्पीड इसकी बढ़ानी है। गाड़ी तो मुड़ गई है, षड्यंत्र असफल हो गया है और अब इसकी स्पीड बढ़ानी है। तो देश के हर किसान के घर से एक एक साथी इस मोर्चे पे पहुंचेंगे, मोर्चे को मजबूत करेंगे और इस देश को बताएंगे आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी बदनाम कर सकते हो। इस देश में किसान को बदनाम नहीं कर सकते, किसान को देशद्रोही नहीं बता सकते। और इस एक बात सुन लो मोदी जी, योगी जी, सब लोग सुन लो, किसान अपमानित होके और हार के इस मोर्चे से वापस कभी नहीं जाएगा। कुछ भी हो जाए किसान हारेगा नहीं, किसान अपमानित नहीं होगा और अब किसान जीत कर ही जाएगा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो आखिर में मैं गुरु गोविंद सिंह का एक शब्द बोल देता हूं आपको, 2 पंक्ति। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, उन्होंने अपने हाथ से लिखा था ये शब्द, वो कहते हैं देह शिवा वर मोह अहे। मतलब शिव जी भगवान को याद करते हुए कहते हैं, भगवान शिव अगर तूने मुझे कोई भी वर देना है तो ये वाला वर दे। देह शिवा वर मोह अहे, शुभ कर्मण से कबहू न डरूं। शुभ काम करने से कभी मैं टालू ना, कभी डरो ना उस रास्ते से, कभी उस रास्ते से मैं डिगू ना। न डरो जब अर सही आगे रहो। अरी मतलब दुश्मन, अगर दुश्मन के सामने कभी खड़ा हूं तो मैं डरूं ना। और आखिर में क्या कहते हैं, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो मिलके सब लोग बोलेंगे निश्चय कर अपनी जीत करो। भारत माता की, भारत माता की। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मैं कहूंगा लड़ेंगे और जिसने तो ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, किसान एकता ऐसे ही बरकरार रहेगी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से अपील की है तमाम किसानों को बॉर्डर पर आने के लिए। उन्होंने कहा है और कहा है कि जब तक इन कृषि कानूनों को हम रद्द नहीं करवा देते तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। योगेंद्र यादव का संबोधन हमने आपको सुनाया और आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं कि एक बार फिर से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर्स की तरफ रुख करने लगे हैं। और ये जो तस्वीरें देख रही हैं ये हरियाणा के अंबाला से है। यहाँ से भी आज कई किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। हरियाणा के अंबाला के गांवों से किसानों ने दिल्ली की तरफ जाना शुरू कर दिया है। ब्लॉक 1 से अपनी गाड़ियों के माध्यम से किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक वे अपने घर दोबारा नहीं लौटेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा के करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने कल तीनों कृषि कानूनों के विरोध में एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था और लंगर सेवा को भी एक बार फिर से चालू कर दिया था। किसानों ने कल दीप सिद्धू का पुतला भी फूंका और सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। लेकिन आज सुबह किसानों के धरना स्थल पर एकत्रित होने से पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस बल और एसएसबी के जवानों ने किसानों के धरना स्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। धरना स्थल पर इस समय किसान मौजूद नहीं है हालांकि, लेकिन डीसीपी करनाल और एसपी मौके पर मौजूद हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनसे आपसे बात कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आप तो लंगर यहाँ पर लगाने के लिए प्रशासन नहीं सहयोग करे। प्रशासन भी उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। साथ ही सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसी अफवाहें या इस प्रकार की खबरें ना डालें जिससे आपसी मनुष्य या समाज में आपसी दुश्मनी पैदा होती हो। एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। साथ ही युवा वर्ग से भी अपील रहेगी कि किसी भी प्रकार के दिखावे में या अफवाहों पर विश्वास न करें। जिला प्रशासन की ओर से जो सत्यापित खबरें प्रसारित की जा रही है उन्हीं पर ही विश्वास करें। सर सस्पेक्टेड लोग हैं जो सर उनकी कोई सूची तैयार हुई, ऐसी जानकारी मिली है सर? देखिए, हम जितने भी सोशल मीडिया में जो चीजें चल रही है उन पे भी हम नजर बनाए हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणी करता है जो किसी वर्ग विशेष के प्रति या समुदाय विशेष के प्रति आपसी झगड़ा या द्वेष भावना की उससे इंटेंशन से की जा रही हो तो हम डेफिनेटली उसके खिलाफ एफआईआर। राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग भी इस तरह की पोस्टर डाल रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर बढ़ करके कोई नहीं है। सभी कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से समाज में आपसी द्वेष भावना पैदा न हो। यहाँ पे धरना दोबारा शुरू होने की कॉल थी तो हमने यहाँ समुचित मात्रा में फोर्स की डिप्लॉयमेंट भी की है और हमें जो एसएसबी की 2 कंपनीज हैं वो भी मिल गई हैं। हमने उनकी भी ब्रीफिंग कर दी है। सारे फोर्स की हमने ब्रीफिंग की है और हमने स्पष्ट आदेश दिए कि किसी भी तरीके का धरना यहाँ पे शुरू नहीं होने देंगे और जो भी लोग आएंगे धरना शुरू करने के लिए हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो यहाँ पे किसी भी तरीके का धरना शुरू ना करें। फिर भी अगर कोई ना मानने पे धरना शुरू करता है तो फिर जो समुचित कानूनी व्यवस्था के कानून के तहत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेगी। तो काफी सख्ती बरती जा रही है इस पर कि धरना दोबारा शुरू ना हो पाए। बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल सरकार की स्ट्रिक्टनेस रहेगी। किसी भी तरीके से हम बस्ताड़ा टोल पे दोबारा से धरना शुरू नहीं होने देंगे। हमने जो किसान नेता है उनको भी कन्वे करा दिया है और अगर कोई भी यहाँ पे आता है कोई किसान नेता लोगों को मोबिलाइज करता है, हिंसा फैलाने की कोशिश करता है तो कार्रवाई करेंगे। क्योंकि यहाँ आसपास के गाँव में काफ़ी लोगों में 26 जनवरी की जो हिंसा हुई है उसका रोष है और उन्होंने हमारे प्रशासन को अंदेशा है कि अगर यहाँ पे दोबारा से लोग बैठना शुरू करेंगे तो आपस में झगड़े होने के शांति व्यवस्था भंग। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अंकुर कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकुर, आपसे जानकारी चाहेंगे। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, वजह क्या कुछ है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें करनाल नेशनल हाईवे पर जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा है यहाँ पर एक बार फिर सैकड़ों किसान पहुंच गए हैं। किसान और भारी पुलिस जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। जिला प्रशासन के बाद अब सैकड़ों किसान जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे पर धरने पर अब यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। जब पुलिस ने सुबह इसको धरने को खाली करवा लिया था, लंगर भी रुकवा दिया था, जिसके बाद अब भारी संख्या में पुलिस बल और एसएसबी के जवान भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद किसानों ने यहाँ पर मीटिंग की। अनाज मंडी में भारी संख्या में जो किसान है वो इकट्ठा होकर नेशनल हाईवे पर
बस्तारा टोल प्लाजा के पास पहुंचे, जहां पर हम बात करें तो पहले से भी भारी संख्या में यहाँ पर जवान तैनात थे। तो किसानों ने यही मांग की है यहाँ पर कि शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें टोल प्लाजा पर धरना करने दिया जाए, लंगर लगाने दिया जाए। लेकिन प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है कि किसी और जगह पर धरना करने की जगह देने को तैयार नहीं है। वहीं किसानों के परिमंडल से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि प्रशासन से बातचीत की है, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। जवान हाईवे पर बस्तारा टोल के प्लाजा के पास खड़े हैं, वहीं किसान भी हाईवे के साइड पर बैठे हैं। किसानों की तरफ से आगे की क्या रणनीति भी बनाई जाएगी, यह सब कुछ अभी देखना बाकी है। जी बिल्कुल। और अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है अंकुर, जिस तरह से लंगर दोबारा से शुरू कर दिए गए थे, क्या वो सारे जो टेंट हैं हटा दिए गए हैं या लंगर अभी जारी है वहां पर? जी देखिए, अगर अभी की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस बल और एसएसबी के तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, और जो किसान हैं वो हाईवे के साइड पर बैठे हैं। यही कशमकश चल रही है प्रशासन की और किसानों की कि किसानों की यही मांग है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से टोल प्लाजा पर धरना किया जाए। लेकिन जो यहाँ पे आला अधिकारी हैं उनकी और किसानों की आपस में बातचीत हो रही है। देखते हैं अब आगे का फैसला क्या होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बस्तारा टोल प्लाजा खाली करवा दिया गया है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महानगर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन सेवा 1 फरवरी से जनता के लिए शुरू हो जाएगी। फिलहाल तय टाइम स्लॉट में ही यात्री सफर कर सकेंगे। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते मुंबई लोकल ट्रेन को पिछले साल के मार्च माह से भी सस्पेंड किया गया था। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ऑफिस की ओर से कहा गया है कि लोकल को सोमवार से लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक फिलहाल लोकल को तय समय के शेड्यूल के अनुसार चलाया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते अभी तक विशेष कैटेगरी जैसे महिलाओं और जरूरी सेवाएं प्रदान करने वालों को ही विशेष पास लेकर लोकल ट्रेन में यात्रा करने की इजाजत थी। महानगर मुंबई के लाखों यात्रियों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मुंबई लोकल लाइफलाइन की तरह है। लोकल की पहली सेवा लोगों के लिए सुबह 7 बजे तक शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। आखिरी ट्रेन रात 9 बजे है। शेष समय ट्रेन केवल जरूरी सेवाओं जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और अन्य के लिए होगी। गौरतलब है कि महानगर मुंबई और महाराष्ट्र राज्य कोरोना महामारी के लिहाज से बेहद ही ज्यादा प्रभावित रहा है। तो महानगर मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन सेवा 1 फरवरी से जनता के लिए शुरू हो जाएगी। फिलहाल तय टाइम स्लॉट में ही यात्री जो है सफर कर पाएंगे। और कोरोना महामारी के चलते आपको बता दें कि मुंबई लोकल ट्रेन को पिछले साल के मार्च महीने से ही सस्पेंड कर दिया गया था। अब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के कार्यालय से ये जानकारी मिली है कि सोमवार से सेवा को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। मुरारी, आपसे जानकारी चाहेंगे, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल सेवा एक बार फिर से शुरू होने वाली है। जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। मुंबई की लोकल धड़कन कही जाने वाले और आम जनजीवन के लिए सबसे आवश्यक लोकल को जो है महाराष्ट्र सरकार 1 फरवरी से रेगुलर चलाने की हरी झंडी दे दी है। हालांकि रेलवे प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के वर्षा जो कार्यालय है वहां से बाकायदा इसे जारी किया गया है कि 1 फरवरी से आम जनजीवन को सुधार पर लाने के लिए आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन चलाई जाएगी। बड़ी बात यह है कि सुबह 5 बजे से जो लोकल शुरू होगी 7 बजे तक आम आदमी सफर कर सकते हैं। दोपहर 12 से 4 बजे तक सफर कर सकते हैं और रात 9 बजे से लेकर के 1 बजे रात तक की लोकल में सफर कर सकते हैं। तो कुछ गाइडलाइन बनाए गए हैं, कुछ प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, उसके हिसाब से लोकल ट्रेनें चलेगी। हालांकि एक बड़ी राहत मानी जा रही है क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी जीने वालों के लिए रेलवे मुंबई की लोकल काफी मायने रखती थी और कई महीनों के बाद अब ये लोकल शुरू हुई है। जी बिल्कुल। और कुछ जानकारी मिली है मुरारी की किस तरह से ये लोकल सेवा जो है चलाई जाएगी, कौन से रूट पर रहेगी, क्या कुछ टाइम इसका भी डिसाइड हुआ है? देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि करजत से लेकर के टिटवाला के रूट हो या बीटी से लेकर के चर्च गेट, भाईंदर से लेकर के बांद्रा, थाना से लेकर के कल्याण,
हर रूट पर जितनी ट्रेनें चल रही थी उतनी ट्रेनें चलाई जाएंगी। बस यही है कि जो आम आदमियों के सफर करने का समय है वो समय सुबह 7 बजे तक है, दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक है और रात 9 बजे से 1 बजे तक है। तो ट्रेनें चलाने के लिए सारी रूट पर बराबर चलाई जाएंगी, लेकिन उनमें जो यात्रा करने का समय है वो थोड़ा सा हेर फेर किया गया, क्योंकि अभी भी मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल मुरारी, और ये कहा जा रहा है वहां की विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि काफी देर कर दी एक बार फिर से लोकल सेवा को शुरू करने में। ये कहा जा रहा है कि 5 महीने पहले ही सेवा को शुरू कर दिया जाना चाहिए था। जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। बीजेपी नेता अर्जुन गुप्ता की माने तो उन्होंने साफ तौर पर उद्धव सरकार और महाविकास अघाड़ी पर हमला करते हुए कहा कि मुंबई सहित महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सरकार की नीतियों की वजह से कमजोर होना पड़ा है। लगभग 3 से 4 या कह सकते हैं कि 5 महीने पहले ही लोकल सेवा जो है कि वो बहाल कर देनी चाहिए थी। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी लगातार लोकल सेवा चलाने की मांग कर रही थी और महाविकास अघाड़ी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के जो है या फिर मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है इनसे चर्चा कर और रेलवे प्रशासन से चर्चा करने के बाद ये अहम निर्णय लिया गया है। जी पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पिछले साल मार्च महीने से बंद पड़ी मुंबई की लोकल सेवा एक बार फिर से सोमवार से शुरू होने वाली है और इसी के साथ मुंबई वासियों में काफी खुशी की लहर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भले ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आगामी प्रधान पद के चुनाव को लेकर तारीख और आरक्षण का अध्यादेश जारी ना हुआ हो, लेकिन ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के सिर पर चुनावी बुखार चढ़ा हुआ है। हर कोई चुनाव को जीतने के लिए प्रशासनिक अमले से साठ गांठ कर कहीं वोटर लिस्टों से नाम कटवाने में लगे पड़े हैं तो कहीं नई वोटर लिस्ट बनने ही नहीं दी जा रही और वह सारे हथकंडे और दांव पेच अपनाते हुए देखे
जा सकते हैं, जिससे आगामी होने वाले प्रधान पद के चुनाव में बाजी उनके हाथ लग जाए। ऐसा ही मामला जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव के रतनपुर क्रिकेट में देखने को मिला। इस गांव के रहने वाले जलालुद्दीन ने जिला अधिकारी से शिकायत करते हुए कहा है कि उनके ही विपक्ष में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार प्रेम प्रकाश, जो कि पेशे से एक शिक्षक भी हैं और मैनपुरी में अपने पिता को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, उन्होंने बीएलओ की छुट्टी पर चले जाने के बाद बीएलओ का चार्ज संभाला और क्षेत्रीय लेखपाल से साठ गांठ कर गांव के 250 से अधिक वोटर्स के नाम मतदाता सूची से गायब करा दिए हैं। क्रिकेट के निवासी हैं। पहले हम 15 साल हम प्रधान रहे हैं, 5 साल हमारी पत्नी रही लगातार। अब हमारी पुत्र वधू प्रधान थी अभी जी। और हमारा मसला ये है कि जो भी वोट थे हमें नहीं मालूम भी हमारे हैं किसके हैं, लेकिन 250 वोट हमारे ग्राम सभा में काट दिए गए प्रधानी के, जो हुआ ही रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहीं रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं रहते हैं, आज भी उन्हें रहते हैं। और जो 164 वो लगभग बनाए हैं वो न गांव के निवासी हैं, जिनकी शादी लड़कियों की रुक गई है, शादी नहीं हुई और शादी टूट गई है, और उन लड़कियों की अंत शादी हो गई है, उनके भी वोट है हमारी ग्राम सभा में। सोचते हैं ऐसा है, वो अपने पिताजी को खड़ा करते हैं और वो ये सोचते हैं शायद ये लोग हमको वोट नहीं देंगे, इसलिए जो है। क्या नाम है उनका? प्रेम प्रकाश। वो जो अध्यापक हैं प्रेम प्रकाश है, उनके पिताजी का नाम रघुवीर सिंह है जी। तो वो भी चुनाव मैदान में इस बार उतर रहे हैं? नहीं, पिछले बार प्रधान रह चुके हैं वो, और इस बार मैदान में हैं, वो चुनाव प्रत्याशी हैं। वो कहीं किसी पार्टी से उनका लिंक है क्या है? नहीं साहब, पहले तो वो मतलब सपा में रहे, लेकिन इस समय भाजपा से संबंधित हैं। वो मंत्री जी से ज़्यादा लगाव रखते हैं जी, तो इसलिए जो ना वोट कटवा दिए उन्होंने। हाँ, वोट कटवा तो दिए ही हैं, और मैंने ये कहा कि ये हमारे 156 जो हम लोगों की लिस्ट है वो आप क्यों नहीं लाए, तो जो कही कि जो कर पाओ कर ले, नहीं लाए और नहीं लाएंगे, न कुछ नहीं करें। क्या करोगे बताओ, जा शिकायत करना कर दो। समस्त सत्ताधारी लोग हैं वो इन प्रकार वो हर तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं, और जिसके लिए वो प्रशासनिक अधिकारियों पर नाजायज़ दबाव बना करके और लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अधिकारी पूरी तरह इनको खुला समर्थन कर रहे हैं, और जो जायज़ बात जो है उन लोगों की जायज़ बात नहीं सुनी जा रही। अच्छा, देखने को मिला है कि बीजेपी सरकार जो है इस समय मौजूद है, और यूपी में भी और केंद्र में भी, क्या ये छोटे से छोटा चुनाव को भी बड़ा तवज्जो देते हुए जीतने का प्रयास करती है? बात तवज्जो देने या न देने की नहीं है, विषय इस बात का है कि नशा बुरा होता है। जो सत्ता का नशा है वो नशा इनको बहुत बुरा है। वहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जलालुद्दीन ने लगभग हफ्ता 10 दिन पहले डीएम साहब को वहाँ कलेक्ट्रेट में इस आशय की शिकायत की थी। उसमें मौके पर मैं भी मौजूद था। डीएम साहब ने कहा कि प्रकाशन होने वाला है वोटर लिस्ट का, प्रकाशन हो जाने दीजिए, उसमें देख लीजिए, अगर नाम नहीं आता है तो इसकी पूरी जांच करा ली जाएगी। तो प्रकाशन होने के बाद पता चला कि उसमें नाम जो उनकी शिकायत थी वो सही दिख रही थी। तो शिकायत के क्रम में मैं खुद और तहसीलदार दोनों लोग गांव में गए थे, अभी 4-5 दिन हुए। गांव में जाके पूरी वोटर लिस्टों का सत्यापन किया गया, और जो नाम छूटे थे वहाँ लोगों के, सभी लोग वहाँ मतदाता उपस्थित भी थे। लगभग 100-125 के आसपास जो फॉर्म हम थे उसका सत्यापन हो गया। 150 नाम उन्होंने और बताया कि 150 नाम और उन्होंने सूची कोई दी थी यहाँ कार्यालय में, वो मिसप्लेस हो रही थी। तो हमने कहा कि वो भी दे दीजिए 150 नाम की सूची, उसका भी सत्यापन करा लेंगे। जो नाम छूटे होंगे, जो वास्तविक वहाँ के निवासी हैं, रहने वाले हैं और मतदाता बनने के पात्र हैं, अगर वो किसी कारण से छूटे हैं तो उनका नाम बढ़ेगा वोटर लिस्ट में। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता उमाकांत बाथम इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उमाकांत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। सैकड़ों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब कर देने का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी मैडम, बताना चाहूँगा कि जिस तरह गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनाव के प्रत्याशियों में अपना अपना खुमार चढ़ रहा है और एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाने की सिलसिला जारी हो गया है। जहाँ तक प्रशासन है, प्रशासन यहाँ अलर्ट है और जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की आदेश दे दिए और बताया भी है जो वोटर सही वास्तविक है वो वोट रहेंगे और जो गलत है उनके नाम काट दिए गए और जो नहीं बन पाए उनको दोबारा बनाने की व्यवस्था करवा रहे हैं।
फार्म भरा के बीएलओ को उन्होंने आदेश कर दिया है, लेकिन जो गांव में स्थिति है वो गांव में जाके लोग एक दूसरे पे पार्टियां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मकान सवाल तो यहाँ पर यह है कि वोटर लिस्ट से इतने बड़े पैमाने पर नाम गायब कर दिए गए और अभी तक किसी को भनक तक नहीं लगी, और ये नाम इतनी आसानी से गायब कैसे हो गए? किस किस की इसमें मिली भगत साफ तौर पर नजर आ रही है? इसके बारे में मैडम बताना चाहूंगा कि जो लड़कियों की शादी हो जाती है उनके नाम गायब हो जाते हैं। ये तो एक आरोपी जो दूसरा पक्ष है वो आरोप लगा रहा है। ये नहीं हो गया कि इनके सारे लोगों के नाम गायब हो गए हैं, लेकिन जिनकी शादी हो उनका नाम कटवाने के लिए, लड़की दूसरी जगह चली गई तो नाम कटवाने के लिए प्रशासन उसमें नाम काट दिया गया बीएलओ की तरफ से, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं। इसका कोई आरोप अभी सिद्ध नहीं हो पाया। ठीक है, अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस मसले पर? उप जिलाधिकारी महोदय ने जो वोट वास्तविक हैं उनको बनने के लिए बीएलओ को आदेश कर दिया है, और जिलाधिकारी का सख्त आदेश है जिसके तहत सारे जो बीएलओ है वो आज क्षेत्र में जाके वोट बनवाने की प्रक्रिया में जुड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति घोटाले का मामला उजागर हुआ है, जिसमें आनन फानन में संभागीय कमेटी बनाकर इस घोटाले की जांच की जा रही है। शिक्षा माफियाओं द्वारा इस घोटाले को वर्ष 2016 से अंजाम दिया जा रहा था और अब तक सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। शिवपुरी के शिक्षा माफियाओं द्वारा सरकार से स्कूली छात्र छात्राओं के नाम पर जिले के अलग अलग स्कूलों में समग्र आईडी और बैंक खातों के आधार पर ऐसे लोगों के नाम भी छात्रवृत्ति लेने वालों में शामिल किए गए जिन लोगों ने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। इन छात्रों में तमाम ऐसे बुजुर्ग भी शामिल हैं जो 60 वर्ष की उम्र भी पार कर चुके हैं। स्कूल है यहाँ पर जो गर्ल्स हमारा कोट रोड, कन्या कोट रोड संकुल में आते हैं, उन 3 विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अभी लिखा है। आगे और विद्यालयों की जांच जो है वो हमारे संयुक्त संचालक महोदय ने इसमें दल गठित किया है। हमारी आयुक्त मैडम ने उनको निर्देशित किया है जांच के लिए। उन्होंने भी बेहद गहन जांच की है। करीब 18-20 स्कूल के रिकॉर्ड को उन्होंने देखा है। वो भी मेरे को लगता है कि 2-1 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देंगे। और उसमें इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए शिवपुरी से हमारे संवाददाता जक्की खान इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जक्की खान, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, किस तरह से ये छात्रवृत्ति का घोटाला जो है उजागर हुआ है? देखिए, ये मामला 2014 से चल रहा है। इसमें जो है फर्जी आईडी और समग्र आईडी बनाकर और प्रभात आईडी बनाकर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति स्कूल संचालकों द्वारा निकाल ली गई थी। जब इसकी जानकारी एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जब आरटीआई लगाकर इसकी जानकारी हासिल की, तब जाकर वरिष्ठ अधिकारियों की संज्ञान में आया। तो उन्होंने एक संभागीय जांच दल ग्वालियर से शिवपुरी आया, जो अभी जांच में लगा हुआ है। अभी फिलहाल इसमें 3 स्कूल जांच के दायरे में आए हैं जिन पर एफआईआर के आदेश भी हैं। एफआईआर दर्ज भी हो गई है और भी स्कूल इसमें इसकी जद में आने वाले हैं जब जांच निकल कर सामने आएगी तब। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आरोपी पाया जा सकता है? क्या जो स्कूल संचालक है उनकी भी बड़े पैमाने पर मिली भगत हो सकती है? जकी खान जी पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल संचालकों का भी ये भी कहना है कि इसमें जो जिला शिक्षा अधिकारी पूर्व में जो 2014 में रहे हैं उनकी भी संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि उनकी जो आईडी पासवर्ड के द्वारा जो मैपिंग की गई थी और जो मैपिंग के बाद जो छात्रवृत्ति की जो सूची बनाई गई थी उसके आधार पर छात्रवृत्ति स्कूल संचालकों ने निकाल ली। तो कहीं ना कहीं पूर्व में जो आपके शिक्षा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी लिप्त पाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खान तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही करोड़ों रुपए की योजनाओं को मुंह चिढ़ाता एक वीडियो मुरादाबाद से सामने आया है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग सड़क किनारे बैठकर कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अपने ओढ़ने वाले लिहाफ में ही आग लगाकर सर्दी से बचने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल मुरादाबाद मंडल में पिछले कई दिनों से गलन वाली ठंड पड़ रही है, जिसके चलते लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी योजनाओं से वंचित
खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में स्थित अंबेडकर पार्क के बगल से सामने आया। फुटपाथ पर पड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति ठंड से बचने के लिए अपने ओढ़ने वाले लिहाफ में ही आग लगाकर अलाव की तरह प्रयोग करने पर मजबूर है। जब इस बुजुर्ग से इस बाबत पूछा गया तो वो कपकपाती आवाज में बोला कि उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है और नगर निगम के द्वारा भी कोई अलाव नहीं लगाया गया है। लगा दी, क्या हो गया? राजा में टांगे जा रही, मुझे उजाला लग गया, मुझसे जो है ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही और कोहरा पड़ गया। मैं यही सोऊं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कब से पड़े हो यहाँ? मेरा इलाज चल गया था पैर का 2-4 दिन से। मैं जाऊंगा। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता वाजिद अली इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद अली, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। क्या इस तरह के जो वीडियो हैं वो शासन प्रशासन तक पहुंच नहीं पाते कि किस तरह से इतनी कपकपाती ठंड में भी एक बुजुर्ग सड़क पर सोने को मजबूर है? और हद तो तब हो गई जब उसे अपने ही कपड़ों में आग लगानी पड़ी ठंड से बचने के लिए। जी देखिए पल्लवी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये मुरादाबाद के सिविल लाइन अंबेडकर पार्क रोड का मामला है। ये बुजुर्ग पिछले कई हफ्तों से यहाँ पे पड़ा हुआ है और जिसके चलते इसका इलाज भी मुरादाबाद के जिला अस्पताल से ही चल रहा है। इस बुजुर्ग के पैर में चोट लगी हुई है, करीब इसकी 60 वर्ष से ज्यादा अधिक इसकी उम्र है और ये बिल्कुल बेबस लाचार है, इसका कोई भी नहीं है, जिसके चलते ये मुरादाबाद में सिविल लाइन स्थित बिल्कुल रोड की फुटपाथ पे पड़ा हुआ है और इस अपनी ठंड से बचने के लिए ये अपने ही खुद के ओढ़ने वाले कपड़ों को जला करके ठंड से बचाव कर रहा है। और इसमें जो वहां से गुजरने वाले व्यक्ति हैं उनका साफ तौर पर कई बार ये कह चुके हैं कि ये व्यक्ति, अगर इस व्यक्ति को टाइम से पहले इलाज मिल सके या इसे ठंड से बचने के लिए प्रशासन द्वारा कोई सुविधा दी जाए तो ये इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आएगा। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन को कई बार इस तरीके से अवगत भी करा दिया गया है। कई लोगों, इससे पहले भी कई लोग इस तरह का वीडियो या कोई इस तरह की मानसिकता वाला भी सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से ये सामने आया है उसी तरीके से ये एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद अली तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजस्थान में जहरीली शराब ने भरतपुर के बाद अब भीलवाड़ा में भी कहर ढाया है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ थाना इलाके के सारण का खेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से एक महिला समेत 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। वहीं 5 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। उनको उपचार के लिए जिला मुख्यालय के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर।